चलिए तो शुरू करते हैं एक खास मोटिवेशन के साथ आज की अपनी क्लास। कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच इज द ओरिजिन सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर? नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? दोस्तों अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, किसकी बात करें? नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी, तो दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पहले तो ये चीजें निकली, कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम बात करें दोस्तों नर्मदा नदी की, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को रेवा, नामोदास इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है इसको, नर्मदा नदी को। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर। ये कहाँ है? ओवरऑल। लेकिन अगर बात करें केवल एमपी में, केवल मध्य प्रदेश में, तो ये 1077 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। अगर हम बात करें तो किस राज्य में बहती है? तो अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात में क्या है? बहती है। दोस्तों जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं ये मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियां। चलिए दोस्तों अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। कितनी नदियां निकलती है? 3। पहला है नर्मदा, मुख्यतः नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला। दोस्तों अगर हम बात करें अमरकंटक में दर्शनीय स्थल क्या है, तो आपको ही पता है दोस्तों। अमरकंटक में पहला है दुग्धधारा। अमरकंटक में क्या है? जल्दी से बताइए। दुग्धधारा, कपिल धारा। दुग्धधारा, कपिल धारा वाटरफॉल है। ये कहां पर है? अमरकंटक में। कहां पर है? अमरकंटक में है। ये सारी चीजें अमरकंटक में हैं। चलिए अगर दोस्तों हम बात करें नर्मदा नदी पर, तो गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। कौन सा बना है गुजरात में? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। चलिए दोस्तों ये सिहावा की पहाड़ियों से महानदी निकलती है। कौन निकलती है? महानदी निकलती है सिहावा की पहाड़ियों से। पश्चिमी घाट, इसे हम सह्याद्री पर्वत के भी नाम से जानते हैं। इसे हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। छोटे नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो दोस्तों अगर हम बात करें विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो यह है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और दोस्तों सबसे बड़ा की भी बात करेंगे तो यही प्रशांत महासागर भी है। अब देखिए दोस्तों प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सबसे गहरा बिंदु है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसकी गहराई कितनी है? अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। आर्कटिक महासागर क्या है? सबसे
छोटा है, सबसे छोटा है। चलिए, तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो यह मरियाना गर्त। कौन सा है? मरियाना गर्त। दोस्तों इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। दोस्तों अगर हम बात करें हिंद महासागर, किसकी बात करें? हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो इसे हम बोलते हैं शुंडा गर्त। क्या बोलते हैं? शुंडा गर्त। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, शुंडा गर्त। अगर हम बात करें दोस्तों अटलांटिक महासागर की, किसकी बात करें? अटलांटिक महासागर की, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर। दोस्तों ये क्या है? सारगैसो सागर जो है एक घास का क्या है? पानी के बीच में सारगैसो सागर, एक छोटा सा घास का क्या है? समुद्र के बीच में, महासागर के बीच में, जहां पर क्या है? बहुत सारी मछलियां रहती हैं। इसे हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं छोटा सा घास का टापू टाइप है, जिसे हम बोलते हैं सारगैसो सागर। चलिए, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने प्रतिष्ठित थॉमस कप 2022 का पुरस्कार जीता है? अगर हम दोस्तों बात करें थॉमस कप, तो ये किसने जीता है 2022 में? भारत ने जीता है। अगर दोस्तों हम बात करें थॉमस कप, उबेर कप, थॉमस कप, उबेर कप, इनका संबंध किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। थॉमस कप और उबेर का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। चलिए, अगर दोस्तों हम बात करें किसकी? हॉकी की बात करें, हॉकी, तो हॉकी से संबंधित कौन कौन सा है? तो आगा खान ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू कप, बीटन कप, इन सभी का संबंध किससे है? इन सभी का संबंध हॉकी से। अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे, तो सबसे फेमस जो है ये कौन सा है? जल्दी से बताइए। संतोष ट्रॉफी। कौन सा है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? जल्दी से बताइए। नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता था? ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाला फेंक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, और 2022 से कब से मनाया जा रहा है? 2022 से। कब से मनाया जा रहा है? 2022 से। आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि योग दिवस कब और कब से मनाया जा रहा है? योग दिवस कब और कब से, पहली बार कब मनाया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट में खेला जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें ये टेनिस टूर्नामेंट के, तो दोस्तों ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4। अब देखिए सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन। कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन। दूसरा होता है फ्रेंच, ये क्रम से है दोस्तों, याद रखना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच। तीसरा हो जाएगा विंबलडन, और चौथा हो जाएगा यूएस ओपन। कौन सा? यूएस ओपन।
ये 4 हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं। जो दोस्तों हमारा ग्रास कोर्ट में खेला जाता है वो कौन सा है, विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें इनका, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन ये कब होता है, ये जनवरी के स्टार्टिंग में होता है। कब होता है, जनवरी के मिडिल से, मतलब 15 तारीख के समथिंग ये शुरू होता है, जनवरी के मध्य में। अब दोस्तों जो फ्रेंच ओपन होता है ये मई के अंत में, मई के अंत तथा जून के शुरुआत तक, ये दोस्तों होता है जून जुलाई में। विंबलडन कब होता है, जून जुलाई में। और ये दोस्तों होता है अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में कौन सा होता है, यूएस ओपन। ये 4 हमारे ग्रैंड स्लैम में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। चलिए नेक्स्ट, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों हमारे जो बॉडी में है ये क्या पाया जाता है, मेलानिन हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेलानिन जो हार्मोन है ये हमारे कलर को डिसाइड करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेलानिन। ये क्या करता है, त्वचा को रंग देता है, त्वचा को रंग प्रदान करता है, त्वचा को रंग प्रदान करता है। कौन सा, मेलानिन। ये हमारे स्किन में पाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करें केराटिन की, किसकी बात करें, केराटिन। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये बाल और नाखून में पाया जाता है। बाल और जो हमारा नेल होता है, नाखून, उनमें पाया जाता है। कौन सा, केराटिन। अगर हम बात करें दोस्तों हीमोग्लोबिन, किसकी बात करें, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों ये खुद ही बोल रहा है हीमो, हीम का मतलब होता है क्या, रक्त। हीमोग्लोबिन मतलब दोस्तों, तो रक्त का लाल रंग इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। चलिए अगर बात करें दोस्तों लूसीफेरिन, तो दोस्तों लूसीफेरिन ये दोस्तों हार्मोन के कारण जो जुगनू होते हैं, जुगनू रात को चमकते हैं। जुगनू रात को क्यों चमकते हैं, क्योंकि ये लूसीफेरिन हार्मोन उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, लूसीफेरिन हार्मोन उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट, यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो दोस्तों यूक्रेन की राजधानी है कीव। क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। दोस्तों गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ लगती है, जल्दी से बताइए। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ लगती है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों खार्किव जो है ये यूक्रेन का एक शहर है। क्या, खार्किव जो है ये यूक्रेन का क्या है, शहर है, जहां पर दोस्तों अभी हाल ही में रूस ने क्या किया था, आक्रमण किया था। चलिए तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, यूक्रेन में है। कहां पर है, यूक्रेन में है। चलिए तो नेक्स्ट, पारसनाथ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। अगर दोस्तों हम बात करें पारसनाथ की पहाड़ियां, तो ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ियां। कौन सी है, पारसनाथ की पहाड़ियां। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। पारसनाथ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको बताना है, सम्मेद शिखर है। कौन सा है, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर है। चलिए कौन सा है, सम्मेद शिखर। कौन सा है, सम्मेद शिखर है। दोस्तों कितने लोग आप झारखंड से जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम की सबसे, यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान कहां पर है, जल्दी बताइए। तो यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जादूगोड़ा। क्या बोलते हैं, जादूगोड़ा। ये भी कहां पर है, झारखंड में है। कहां पर है, झारखंड में स्थित है। कहां पर, झारखंड में स्थित है। दोस्तों यूरेनियम का आयस क्या है, यूरेनियम को किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसको लिख लिए पिच ब्लेंड से। किससे, पिच ब्लेंड से। तो यूरेनियम
किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगर दोस्तों बात करें कर्नाटक, तमिलनाडु, तो दोस्तों तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। कौन सा है? भारतनाट्यम। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में क्या है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर हम बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में है पुरी जगन्नाथ मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम उष्णकटिबंधीय स्तर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम? तो ये दोस्तों कौन सा है? तो ये है सर्वाहारी, ओमनीवोरस। दोस्तों सर्वाहारी क्या होता है? दोस्तों जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो दोस्तों मांस भी खाते हैं और दोस्तों साग सब्जी ये भी खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोरस। कार्निवोरस का मतलब है दोस्तों जो मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस। और शाकाहारी का मतलब है जो मांस नहीं खाते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग मुझे बताइए कि जो बिल्ली है, बिल्ली है ये क्या है? ये सर्वाहारी है, मांसाहारी है कि शाकाहारी है? और मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? और शेर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बिल्ली, मनुष्य और शेर किस किस कैटेगरी में आते हैं। चलिए तो अगर हम बात करें दोस्तों बिल्ली की, तो बिल्ली क्या है? तो दोस्तों बिल्ली सर्वाहारी है। बिल्ली क्या है? सर्वाहारी है। बिल्ली क्या है? अनाज भी खा लेती है। बिल्ली क्या है? दूध भी पी जाती है और मांस भी खाती है। मनुष्य भी क्या है? सर्वाहारी है। लेकिन ये जो शेर है दोस्तों ये मांसाहारी है। शेर क्या है? मांसाहारी है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया है। किसको? द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया है। दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में मिलता है। कितने? आर्टिकल नंबर 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसकी? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 108 के तहत, आर्टिकल नंबर 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। क्या बुला सकता है? ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम है? दोस्तों अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट की, किसकी बात करें? इंदिरा पॉइंट की, तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इसका नाम क्या है? इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट से। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें भारत के चारों अंतिम बिंदु, भारत के चारों अंतिम बिंदु, तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर में, कहां बात करें? उत्तर में, तो भारत में उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु क्या है? जिसे हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंदिरा कॉल। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इंदिरा कॉल ये कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कौन सा? इंदिरा कॉल। अगर हम दोस्तों बात करें दक्षिण की, तो ये कौन सा है? जल्दी से बताइए। ये है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये कहां स्थित है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार में स्थित है हमारा इंदिरा पॉइंट। अगर हम बात करें दोस्तों इधर पूर्व में, तो पूर्व में क्या है? बोल जल्दी से बताइए। पूर्व में हमारा है किबिथु। क्या है? किबिथु। ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम पश्चिम में की बात करेंगे, तो पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में है दोस्तों गुहार मोती। कौन सा है? गुहार मोती। दोस्तों ये सरक्रीक गुजरात में है। सरक्रीक गुजरात में है। सरक्रीक गुजरात में है। अगर दोस्तों हम बात करें कीप क्यूमोरिन की, किसकी बात करें? केप क्यूमोरिन की, तो ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा है। मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा है। दक्षिणी हिस्सा है कौन सा? कीप क्यूमोरिन। ये कहां स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? कीप क्यूमोरिन।
तो उत्तर में इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। पूर्व में किविथु, ये कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम में गुजरात सरक्रीक में कौन सा है, गुहार मोती। कौन सा है, गुहार मोती। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में ही बताया था कि दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हिमालय के कैलाश पर्वत, हिमालय के कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। कहां से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अब दोस्तों ये कहाँ है, तिब्बत से। कहां से निकलती है, तिब्बत यानी चीन से निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ, भारत में नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों महानदी की, अगर महानदी की बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा के पास से निकलती है। अगर गंगा की बात करें दोस्तों तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। नर्मदा नदी के बारे में दोस्तों अभी बताया कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों हम बात करें ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर हम बात करें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है, 2880 किलोमीटर की लंबाई किसकी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की है। तो इसे तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिहांग। और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों हम बात करें विशेष बहुमत की, विशेष बहुमत मतलब स्पेशल मेजोरिटी, तो दोस्तों जो हमारा कुल सदन है, कुल सदन का, ध्यान से देखिएगा, कुल सदन का 50%, कुल सदन का 50% या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत दोनों सदनों में होना चाहिए, दोनों सदनों में होना चाहिए, तभी दोस्तों कोई ना कोई बिल पास होगा। यदि टोटल सदन है, जैसे हमारा दोस्तों प्रेजेंट में 545 सीटें हैं किसमें, लोकसभा में, और 245 है राज्यसभा में, तो इसका कुल का इसका 50% निकाल लेंगे, या टोटल जो वहां पर उपस्थित मेंबर है उसका 2/3 अगर इसके साथ क्या करते हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी अगर वोटिंग करते हैं, तभी वो हमारा क्या होगा, कोई ना कोई कानून है वह पास होगा। तो विशेष बहुमत के लिए किसकी जरूरत होती है, मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए हमें दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। क्लियर है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250। कितनी है, 250। चलिए, वर्तमान में कितने हैं जल्दी बताइए। तो वर्तमान में है कितने, 245। कितने हैं, 245। तो इनमें से 233 ये इलेक्टेड होते हैं और 12 राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। अगर दोस्तों बात करें राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 में है, आर्टिकल नंबर 80 में, इसे हम स्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्थायी सदन, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता है, कभी भी भंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। क्या मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। अगर हम बात करें दोस्तों 25 सितंबर की, किसकी बात करें? 25 सितंबर की, तो दोस्तों इस दिन मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस, विश्व फार्मासिस्ट दिवस। अगर हम दोस्तों बात करें 29 दिसंबर को, तो मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस, विश्व हृदय दिवस। चलिए, तो ये तो हो गया। अब आप दोस्तों मुझे बताइए कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी को अपनाई गई, कि भारत की भाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोस्तों ध्यान रखिएगा 10 जनवरी को, 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। यहां कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे राजभाषा के रूप में अपनाया गया, इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अगर दोस्तों हम बात करें 8 सितंबर को, तो इस दिन साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्र और मूर्तियां हमें शिक्षा देती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता व एलोरा की गुफाएं, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता व एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। अगर हम दोस्तों बात करेंगे अजंता और एलोरा की गुफाओं में, यहां पर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म तीनों के इतिहास से संबंधित जानकारियां मिलती है। तीनों के इतिहास से संबंधित जानकारियां मिलती है। कहां पर? अजंता और एलोरा की गुफाओं से मिलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध। क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध। नेक्स्ट, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये सत्रिया है दोस्तों, ये कहाँ का है? ये असम का है। और सबसे लेटेस्ट क्लासिकल, दोस्तों सबसे लेटेस्ट क्लासिकल क्या है? डांस है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है दोस्तों। ठीक है, टोटल कितने क्लासिकल डांस है दोस्तों, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य होते हैं और एक होता है लोक नृत्य। तो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो ये कौन सा है? कथक। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो ये कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। असम का क्या है? सत्रिया। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी। मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो दोस्तों भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य। और 8वां कौन सा है? ये है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। चलिए नेक्स्ट, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के दांडी मार्च से हुई? अगर हम दोस्तों बात करें दांडी मार्च, तो दोस्तों ये दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से
लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। 6 अप्रैल 1930 तक चला। दोस्तों ये साबरमती आश्रम, कहां से? साबरमती आश्रम से चलकर गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून तोड़ा था किसने? महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों इस दौरान महात्मा गांधी ने 240 मील, कितना? 240 मील यानी 384 किलोमीटर की यात्रा की। तो दोस्तों जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के किस प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट, नैतिकता मानकों से संबंधित है। तो दोस्तों नैतिकता किससे संबंधित है? गुडनेस से संबंधित है। इथिक्स डील्स विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ गुडनेस, तो किससे संबंधित है? गुडनेस से। दोस्तों जो सौंदर्य है, क्या है? ब्यूटी। तो आप लोग बताइए दोस्तों, द स्टडी ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सौंदर्य के अध्ययन को कैल्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्कोलॉजी कहा जाता है। कैल्कोलॉजी कहा जाता है। तो सौंदर्य के अध्ययन को कैल्कोलॉजी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैल्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है। ये भी दोस्तों हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों केबिल लामजाओ ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क, एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क है। कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अगर दोस्तों हम बात करेंगे कर्नाटक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्नाटक में बांदीपुर। कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर, नागरहोल, बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो दोस्तों राजस्थान में रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, केवलादेव और घाना पश्चिम बिहार, घाना पश्चिम बिहार, ये सारे कहां पर है? राजस्थान में। सबसे अधिक नेशनल पार्क कहां है? सबसे अधिक नेशनल पार्क कहां है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे अधिक नेशनल पार्क कहां है? चलिए नेक्स्ट, चंबल और बेतवा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों अगर हम बात करें चंबल और बेतवा, तो ये दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल बेतवा। दोस्तों चंबल भी है, बेतवा भी है, केन भी है और सिंध भी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? गोदावरी की। तो दोस्तों गोदावरी की बात करें तो पेनगंगा, ध्यान रखिएगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। दोस्तों पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा के दोस्तों सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा था प्राणहिता। क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणहिता। और एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों पूर्णा नदी। ये दोस्तों अभी लास्ट ही के एमपीपीएससी के पेपर में पूछा गया था कि पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें दोस्तों गंगा की, तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी? जल्दी से बताइए। यमुना, यमुना, रामगंगा, गंडक। आप लोग बताइए दोस्तों गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? कल ही बताया था, कोसी,
सोन और सरयू। दोस्तों ये सरयू याद रखना है क्योंकि हाल ही में मोदी जी ने 22 जनवरी को क्या किया है, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया है। तो सरयू दोस्तों, ये अयोध्या है दोस्तों हमारा, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एज अ करंट अफेयर। चलिए तो जल्दी से बताइए, गंडक नदी को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गंडक नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमने बताया था कि गंडक नदी को नारायणी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नारायणी। किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत का संविधान का अनुच्छेद 23 संबंधित है। तो दोस्तों हमारा 23 और 24 में क्या है दोस्तों? मानव तस्करी और बाल श्रम। ये किसे? आर्टिकल नंबर 23 में। और दोस्तों 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने नहीं देना है। कारखानों में काम करना क्या है? अपराध है। कारखानों में काम करना अपराध है। अगर दोस्तों अस्पृश्यता का बोलेंगे तो आर्टिकल नंबर 17। समानता का अधिकार तो दोस्तों 14 से 18। तो 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये 12 से 35 है। 12 से 35। नेक्स्ट, अन्य लोगों के कल्याण के लिए निस्वार्थ चिंता है। ये क्या है? तो दोस्तों हम कहते हैं कि परिश्रम उपकारम। तो हम परोपकार, परिश्रम उपकारम, हमेशा क्या है? परायों का उपकार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परोपकारिता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तय किया कि स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किया था। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किया था। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक। बताइए दोस्तों, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? किसने कहा इसे? किसने कहा? चलिए, अगर लाला लाजपत राय की बात करेंगे दोस्तों, तो जो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन दोस्तों 1928 में भारत पहुंचा था। तो साइमन कमीशन के विरोध में दोस्तों जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की क्या हो गई? जल्दी बताइए, मृत्यु हो गई। दोस्तों इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। चलिए, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मंजू वर्मा जी का बिल्कुल सही आंसर आया है। वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी की कमी से होता है। जल्दी से दोस्तों कमी। अब देखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। फटाफट लिखते चलिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का नाम है रेटिनल। फटाफट लिखते चलिए दोस्तों, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनल। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी। और इसका दोस्तों नाम है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स बच्चों में, और जो वयस्क होते हैं उसमें होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया। इसमें दोस्तों हड्डी कमजोर हो जाती है। क्या होती है? हड्डी कमजोर हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें, संतूर हो गया, सारंगी हो गया, सरोद, इनमें सब में क्या होता है? एक तार होता है, वायर होता है। लेकिन दोस्तों शहनाई है, इसमें तार नहीं होता। तो दोस्तों प्रमुख शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। कौन है?
बिस्मिल्लाह खां है। प्रमुख शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। प्रमुख सरोद वादक कौन है? तो अमजद अली खां, अमजद अली खां। अकबर, अली अकबर खां, अली अकबर खां। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के डाक विभाग के वर्तमान सचिव कौन है? जल्दी से बताइए। तो ये कौन है दोस्तों? ये है श्री विनीत पांडे। कौन है? श्री विनीत पांडे। आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, भारत में डाक सेवा किसने शुरू किया? जल्दी से बताइए, भारत में डाक सेवा किसने शुरू किया? किसने शुरू किया था? जल्दी से बताइए, भारत में डाक सेवा किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों, रेल सेवा भी किसने चालू किया था? जल्दी बताइए। रेल भी इसी के शासनकाल में होता, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अब बताइए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासक का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासक का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट बताइए, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सती प्रथा को किसने समाप्त किया? सती प्रथा को समाप्त किया किसने समाप्त किया? जल्दी से आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। जल्दी से आप लोग छाप लीजिए, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकाफ को। और सती प्रथा को अंत किसने किया? विलियम बेंटिक ने। किसने खत्म किया? विलियम बेंटिक ने। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1928 में क्या किया था? जल्दी से बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? चलिए दोस्तों, तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हुए। तो किसने की थी? तो इसने की थी ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। चलिए दोस्तों, तो आज के दोस्तों सेशन को हम यहीं पर क्या करते हैं? एंड करते हैं।